शुरू करें। जी तय, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। अर्थशास्त्र Recording in progress. अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा और व्यापक विषय है। एक मिनट निकाल। एकदम माइक्रो लेवल पर भी वह चिंता का विषय है और मैक्रो लेवल पर भी। आज हमें विदित है परंतु हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एक समस्या की बात करेंगे। बुद्धि के क्षेत्र की तो है, व्यवहार के क्षेत्र की भी है, परंतु सबसे ज्यादा हमारी मनोवैज्ञानिक समस्या है। इस मनोवैज्ञानिक समस्या के चलते ही हम बुद्धि और व्यवहार के क्षेत्र में जो उचित है, सही है, वह नहीं कर पाते हैं। वह है यूरो अमेरिकी मापदंडों से चलना, उन मापदंडों का स्वीकार करना, उनको गृहीत मानना और उनको हम नहीं बदल सकते हैं, इस निष्कर्ष पर ही आना। और यदि बदलना चाहिए ऐसा लगता है तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होना। उदाहरण के लिए आज विश्व के देशों का वर्गीकरण अविकसित, विकासशील और विकसित देशों में होता है। भारत विकासशील देश है। अब जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते थे तो भारत को भी अविकसित देश कहा जाता था। फिर धीरे धीरे ह्यूमन एलिमेंट बढ़ता गया तो अविकसित नहीं कहना, अल्प विकसित कहना। और फिर उसके आगे जरा ह्यूमैनिटी बढ़ी, मानवीय भाषा आई तो विकासशील देश है ऐसा कहा जाने लगा। बात एक ही है। प्रश्न ये है कि किसने कहा कि भारत विकासशील देश है और विकसित नहीं है। आजकल लोग एस्पायर करने लगे हैं, माने आकांक्षा व्यक्त करने लगे हैं कि भारत भी बहुत जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। विकसित हो या विकासशील हो या अविकसित हो, किसने तय किया है? तो अमेरिका ने तय किया है। तो हमें प्रश्न नहीं उठता कि मानना क्यों चाहिए हमें। अमेरिका तय करे तो हमें मानने की बाध्यता क्या है? फिर हमारे इसी प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे खुलासे किए जाते हैं। ये सारे खुलासे हमारी विवशता और हीनता बोध के ही परिणाम स्वरूप होती है। अब दूसरा मुद्दा, ये विकासशील विकसित, इसके मापदंड क्या है? जीडीपी। ये जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? एक बार मैंने एक अर्थशास्त्र की प्राध्यापक थी, उसको पूछा कि ये जीडीपी क्या मामला है। अरे वो जो अर्थशास्त्र का अध्ययन जिसने नहीं किया ना, उसके लिए समझना तो बहुत जटिल है और आपने नहीं किया इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकती, ऐसा उन्होंने कह दिया। परंतु यदि देश का सामान्य बौद्धिक वर्ग इस जीडीपी के मामले को समझ ही नहीं सकता तो ये तो फिर कैसे होगा? कोई इसमें अपना अभिप्राय दे ही नहीं सकता, अपना कोई योगदान भी नहीं कर सकता।
इस गुत्थी को सुलझाने में। लेकिन जीडीपी वाला मामला बहुत ही गड़बड़ है, इतना तो हम सादी बुद्धि से समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि आय कितनी होती है उसके आधार पर विकासशील, विकसित ऐसे मापदंड तय किए जाते हैं। अब आय तो बहुत ऐसे मामले हैं कि जिसमें आय तो हमारे देश में होती ही नहीं है, और हम सबको ये उदाहरण मालूम है। घर के काम यदि हम सब लोग मिलकर करें, हम बाहर का खाना न खाएं, तो ऐसे घर को स्वाश्रयी और संस्कारी ऐसा घर कहा जाएगा। परंतु इसके सामने होटलिंग का बिजनेस कम हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मजदूरी कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की भी कम हो जाएगी। समझो घर में कोई बीमार होता ही नहीं है तो उसको दवाई की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर इसकी संख्या बढ़ती जाती है तो फार्मा इंडस्ट्री और हॉस्पिटल इंडस्ट्री की आय तो कम होती जाएगी, तो फिर जीडीपी तो कम होता जाएगा। अब स्वास्थ्य अच्छा होना, दवाई की आवश्यकता नहीं होना, ये तो अच्छी बात है, परंतु अच्छी बात के चलते जीडीपी कम होता जा रहा है। कोई घर में ही पढ़ाता है बच्चों को, वे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, और वे अच्छा विकास उनका हो रहा है और अच्छे मनुष्य बन रहे। एजुकेशन इंडस्ट्री की आय कम होती जाएगी, तो फिर कैसे होगा? ये तो अच्छाई और जीडीपी इन दोनों का विरोध हो गया। जिन रास्तों पर एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं वहां वहां हॉस्पिटल और कार का प्रोडक्शन या वाहनों का प्रोडक्शन, इन दोनों की इंडस्ट्री तो बढ़ती जाती है, इनकम ज्यादा होती है। तो क्या हम ऐसा कहें कि एक्सीडेंट्स अधिक होना ये जीडीपी बढ़ने के लिए बहुत सहायक है? ऐसा कैसे होगा? तो ये जीडीपी वाला मामला सामान्य बुद्धि से तो परे है, और इसके आधार पर हमारी इकोनॉमी बढ़ना, आजकल हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर, नंबर 5 पर आ गई है। हम नंबर 3 पर पहुंचने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, और कभी नंबर 1 पर पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं। ऐसी भाषा तो बोली जाने लगी है, और ये सारे विकास के मापदंड हैं। ये बहुत ही उल्टा गणित है, ये एकदम एकदम ही सांस्कृतिक दृष्टि से विपरीत बात है, परंतु धड़ल्ले से चलती है। कोई एक कार्यक्रम, जैसे हमारी विद्वत गोष्ठी जिसमें 400 लोग हिस्सा लेते हैं, ये यदि 50 लाख रुपए का यदि उसका बजट है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, अच्छी होगी ऐसा माना जाता है। और 5 लाख रुपए के बजट में होती हैं तो अनेक सेक्टर्स में इनकम कम हो जाती है। अरे कम खर्चे में बहुत अच्छी तरह से होना, ये तो बुद्धिमत्ता का लक्षण है, परंतु कार्यक्रमों का मूल्यांकन कितने बजट का कार्यक्रम है इस पर ही होता है। तो ये सामान्य बुद्धि से तो परे ही है कि ऐसा कैसे होगा। हम अच्छी तरह से खर्च का विनियोग करते हैं, हम अच्छी तरह से सादगी से कार्यक्रम करते हैं, सुविधा में कमी नहीं, कार्यक्रम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं, श्रोता, वक्ता या आयोजकों का और आने वालों का सभी का समाधान भी अच्छी तरह से होता है, आनंद की, संतोष की मात्रा कम हुई नहीं, सारी सुविधाएं उत्तम हैं, तो भी खर्चा बहुत कम है।
क्योंकि हमारी 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 अपेक्षाएं लग्जूरियस नहीं है, हमारी अपेक्षाएं सादा परंतु सुंदर, सुविधापूर्ण ऐसा है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से वह कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, परंतु जीडीपी की दृष्टि से वो एकदम बेकार होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूटरी तो नहीं है जीडीपी को। फिर प्रश्न ये होता है कि विकास और संस्कृति, विकास और अर्थ क्षेत्र, इन तीनों का कोई तालमेल ही नहीं रहता है, और केवल विकास का मापदंड आर्थिक है। ये भारत के लोगों को तो नहीं समझ में आने वाली बात होनी चाहिए, परंतु हम भी बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ये कौन सी समस्या है हमारी? ये निश्चित रूप से आर्थिक समस्या नहीं है। और एक उदाहरण, विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी नहीं है। तो हम तो बड़े मायूस होते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं। हम अपनी व्यवस्थाओं को कोसने लगते हैं। भारत में ऐसा है, ऐसी सुविधा नहीं है, रिसर्च का कोई प्रावधान नहीं है, और मैन पावर भी नहीं है, और संसाधन नहीं है, और इसलिए हम तो विश्व के 200 में भी नहीं आ रहे हैं। और अमेरिका, प्रथम 10 के 9 विश्वविद्यालय तो अमेरिकन है। तो फिर हमारे में से कोई अपनी यूनिवर्सिटी को कम से कम 199 का नंबर तो आ जाए, ऐसा करके बहुत संसाधन बढ़ाता है, बहुत योजनाएं करता है, बहुत डिपार्टमेंट्स बढ़ाता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करता है, सब कुछ करता है, और 199 क्रम में आएगा तो पूरा भारत बहुत जश्न मनाएगा। ऐसा वातावरण, ऐसी भाषा, ऐसी मानसिकता हो जाती है। क्यों हम एक बार भी प्रश्न निर्माण नहीं करते कि ऐसा क्या है कि 10 में से 9 अमेरिका के हैं और 200 में से एक भी भारत का नहीं है? ऐसा क्या है? क्या दारिद्र्य है? क्या बुद्धिमत्ता कम है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? क्या है? प्रश्न तो ये है कि मूल प्रश्न तो ये उठना चाहिए कि कौन कहता है कि 200 में एक भी नहीं है? अमेरिका कहता है। तो अमेरिका ने कहा, वो भारत ने माना, ऐसा क्यों होता है? अरे ये तो अंतरराष्ट्रीय मानक है। किसने कहा? अमेरिका इज इक्वल टू इंटरनेशनल या ग्लोबल? ये कैसे कहा, कैसे हो गया? कौन कहता है? अगर सारी दुनिया कहती है तो भी हम तो नहीं कहेंगे, केवल इतने कारण से कि अमेरिका कहता है, अमेरिका के मानक है, इसलिए हम मानेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये लॉजिक ही नहीं हुआ, बुद्धिमत्ता की तो बात ही नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न यह आना चाहिए, ये मापदंड है कौन से? चलो अमेरिका ने बनाए, लेकिन है कौन से मापदंड? हाँ, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी को पेटेंट मिलता है, और इस पेटेंट के आधार पर कमाई ज्यादा होती है। ये तो भारत कभी भी सहमत नहीं होगा, ऐसा मामला है। भारत का शोध क्षेत्र, भारत का ज्ञान क्षेत्र कॉपीराइट को और पेटेंट को अनुमति ही नहीं देता है, और अच्छी भारतीय यूनिवर्सिटी कभी भी इस राह पर नहीं जाएगी। तो फिर अच्छाई छोड़ो, पेटेंट को अपनाओ, तो हम स्पर्धा में कहीं पदार्पण भी कर सकेंगे। ये तो अभारतीय हुआ, ये तो भारत की यूनिवर्सिटी ही नहीं हुई, भारत का विचार ही नहीं हुआ। फिर फिर कैसे हम उस मानक को मानेंगे? या और भी मानक है, परंतु एक मानक का मैंने उदाहरण दिया। अगर ऐसे मानकों के आधार पर हम हम दुखी होने लगे कि हम तो 200 में से भी एक नहीं है, तो ये तो बदलकर हमको तो खुशी होनी चाहिए कि हाँ, हम उनके जैसे नहीं हैं। हम ज्ञान को कॉपीराइट का
पदार्थ नहीं मानते हैं, हम उसकी ओर ऐसे नहीं देखते हैं, और तो भी हम प्रॉस्पर होते रहे हैं, तो भी हम समृद्ध होते रहे हैं। अमेरिका की और अमेरिका के पीछे जो जा रहे हैं उन देशों की हालत तो देखो, सांस्कृतिक हालत देखो, इवन आर्थिक हालत देखो, स्वास्थ्य की हालत देखो। इतने इतने यदि वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो भी उनकी दादागिरी हमारे पर चलती क्यों है? हम चला लेते हैं, इसलिए चलती है। ऐसे प्रश्न मन में आने चाहिए, और हमें दया आनी चाहिए कि अरे बेचारे कौन से दुर्गति में जा रहे हैं, फंस रहे हैं, धंस रहे हैं। अरे हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। वो रेजिस्ट करते हैं तो जरा जोर आजमा कर उनको इस कीचड़ में से बाहर निकालना चाहिए। और फिर भी उनको नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमें क्यों करना चाहिए इनके पीछे, ऐसे क्यों जाना चाहिए, और उनके मापदंडों को क्यों अपनाना चाहिए? तो प्रश्न तो आता है, ये अर्थ क्षेत्र का प्रश्न ही नहीं है, ये भौतिक विकास का प्रश्न ही नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, और ये हमारा हीनता बोध का प्रश्न है। ये हमने मान लिया, सब कुछ मान लिया, देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो भी हमको लगता है कि नहीं नहीं, रास्ता तो यही ठीक है, दृश्य तो यही सुंदर है, श्रेष्ठता तो इसी में है, विकास तो इसी में है। कि हमारी बुद्धि के ऊपर हीनता बोध का आवरण चढ़ गया है। स्थिति ऐसी बनती है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम अ, अ, कम पैसे वाले हैं, कम कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं गए हैं, अभी भी गांव में मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके उनको तो ये तुरंत समझ में आएगा कि ये कौन सी बात है। और यदि समझाने का प्रयास करेंगे तो उलझ जाएंगे कि ये तो नहीं, बिल्कुल ही समझ में आने वाली बात नहीं है। और प्रश्न ये भी रहेगा कि ऐसा लोग कर क्यों रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें स्पष्ट दिखाई देने वाले घटनाएं भी समझ में आनी बंद हो जाती है। धीरे धीरे इसका परिणाम ये होता है कि हमारा प्रश्नों को सुलझाने का जो साहस है, वो साहस भी कम हो जाता है। हम दुर्बल होते हैं मानसिक रूप से। उदाहरण के लिए, कोरोना काल में लोग कहने लगे थे कि गंगा शुद्ध हो गई है, हिमालय के दर्शन भी बहुत दूर से होने लगे हैं, क्योंकि तो पानी तो प्रदूषण कम हो गया गर्म है। है, नहीं ठंडा। वार्म है। हरिओम। प्रीति जी आपका। हाँ। प्रदूषण कम हो गया है, तो जो अरबों रुपये खर्च करके प्रोजेक्ट बना बना कर भी गंगा का शुद्धिकरण नहीं होता था, वो हो गया। हिमालय के दर्शन नहीं होते थे, वो हो गए। कारण क्या था? गंगा के किनारे जो कारखाने हैं, जिनमें से रासायनिक कचरा गंगा में मिलता था, वो अभी बंद हो गया, इसलिए गंगा शुद्ध हो गई। जो वातावरण में प्रदूषण का इतना धुआं था, वो कम हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए हिमालय के दर्शन होने लगे। बिना पैसा खर्च किए, बिना कोई प्रयास किए गंगा शुद्ध हो सकती है, ये देख लिया हमने। सामने प्रमाण दिख गया, प्रत्यक्ष प्रमाण दिख गया। तो भी जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, कारखाने तो चालू हो गए। अब जो हमारी समस्या का कारण है, वही हमारे लिए विकास का मापदंड है, विकास की निशानी है। एक क्षण भी हमने सोचा नहीं, तो कारखाने बंद करना क्या हमेशा के लिए संभव नहीं है? जो मजबूरी में बंद किए थे,
वो समझदारी में बंद नहीं हो सकते। ये जो 16 लेन की सड़कें हैं वह अनिवार्य है क्या? वो विकास का मापदंड है क्या? बुलेट ट्रेन विकास का मापदंड है क्या? और इतना पेट्रोलियम और इतनी बिजली ये विकास का मापदंड है क्या? नहीं है। जरा थोड़ा सा स्थिर शांत बुद्धि से विचार करेंगे तो भारत की बुद्धि को तो समझ में आ ही जाता है कि नहीं, ये विकास का मापदंड नहीं है। परंतु छोड़ क्यों नहीं सकते फिर? साहस नहीं है, मन दुर्बल हो गया है, इसलिए बुद्धि भी आवृत हो गई है अज्ञान से या विपरीत ज्ञान से आवृत हो गई है। और हमें ऐसे ऐसे भय सामने आते हैं, अरे पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं होंगे, यात्रा कैसे करेंगे, गति कैसे होगी, कितना समय लगेगा, ये सड़कें नहीं होंगी तो वाहन चलेंगे कैसे, कारखाने नहीं होंगे तो विपुल मात्रा में उत्पादन होगा कैसे, फिर तो अभाव निर्माण हो जाएगा। ये विपरीत बुद्धि है। क्योंकि अ, अ, अभी 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं, उसके पहले सबसे विपुल मात्रा में उत्पादन तो भारत में होता था, सबसे श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तो भारत में होता था, सबसे अधिक स्वास्थ्य तो भारत में रहता था, सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और जीवन की समझदारी तो भारत में होती थी। इसके क्या कारण थे? उस समय सड़कें नहीं थी इसे, उस समय इसे सीमेंट कंक्रीट नहीं था, उस समय रासायनिक खाद नहीं थे, उस समय ऐसे कारखाने नहीं चलते थे, तो भी विपुल मात्रा में होता था, स्वास्थ्य अच्छा था, इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी हम बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। तो अब क्या कारण है कि नहीं जी सकेंगे? नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होते। उल्टे हम कहते हैं कि नहीं नहीं, उस समय तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, हम तो पिछड़े थे, हम तो बिल्कुल ही अभावग्रस्त थे, दरिद्र थे। नहीं दरिद्र थे, प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है कि विदेश व्यापार में हम सबसे आगे थे, विश्व व्यापार में कंट्रीब्यूशन हमारा अधिक था और उत्पादन विपुल मात्रा में होता था। आर्थिक क्षेत्र में हम जरा भी कम नहीं थे, कारीगरी के क्षेत्र में जरा भी नहीं कम थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जरा भी कम नहीं थे, और व्यापार के क्षेत्र में कम नहीं थे। तो फिर ये तो परिणाम ये हुआ कि हम विकास करने लगे और हम दरिद्र बनते गए, विकास करने लगे और बीमार बनते गए, विकास करने लगे और निर्बुद्ध बनते गए, विकास करते गए और विवश और बेचारे होते गए। ये समझ में नहीं आती, समझ में। ये हमारा प्रश्न है। तो आर्थिक क्षेत्र के जितने भी प्रश्न हमारे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य का अभाव, विवशताएं, गंदी बस्तियों में रहने के लिए भी नगर में जाना, गांवों का टूटना, कुटुंबों का विघटन, ये जितने भी हमारे प्रश्न हैं ये सारे अर्थ क्षेत्र के नहीं है, परंतु उल्टा अर्थ क्षेत्र अपनाने के कारण से निर्मित हुए हैं। ये आर्थिक विकास इस तरह से नहीं होता। और ये जितने भी प्रश्न हमने गिनाए वे सारे, हमको लगता है कि पैसा नहीं है, हॉस्पिटलों का अभाव है, इसलिए लोग बीमार हैं। नहीं, हॉस्पिटलों के कारण से भी बीमारी बढ़ती जा रही है, और हॉस्पिटल के अभाव से लोग मर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं है इसलिए नहीं, हम बीमार हो जाते हैं अन्य कारणों से। तो जिस हमारे मानक जो ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका में तो 10,000 पर एक हॉस्पिटल है, भारत में 1 लाख पर भी एक हॉस्पिटल नहीं है। अरे ये तो मानक ही उल्टा है, हॉस्पिटलों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हॉस्पिटलों की संख्या कम होना और धीरे धीरे करके मिनिमाइज हो जाना, यही विकास है। तो हम उल्टा सोचते हैं। एक ही अंडरलाइंग सूत्र है,
पैसे के आधार पर अर्थ व्यवहार के, अर्थ के हेरा फेरी, माने इस हाथ से उस हाथ में जाना, उस पॉकेट से उस पॉकेट में जाना, इस सेक्टर से उस सेक्टर में जाना, ऐसी अनप्रोडक्टिव हेरा फेरी को हम जीडीपी मानते हैं और उसके आधार पर आर्थिक विकास मानते हैं, और आर्थिक विकास के आधार पर विकसित विकासशील देश ऐसा मानने लगते हैं। बहुत अलग पद्धति से विचार करने की आवश्यकता है, वो भी भारतीय पद्धति से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज का जो बुद्धि के क्षेत्र में जो यूरो अमेरिकी आक्रमण हो रहा है उसको जरा एक तरफ कर दे और केवल बैठकर विचार करें कि हमें कैसे कैसे मापदंड तय करना चाहिए। हमें क्यों नहीं मन में आता कि भारत की दृष्टि से हम यूरोप और अमेरिका के और उनका विकास कितना हुआ है और कितने विकसित है, कितने विकासशील हैं, इसका क्रम तय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं एक क्षण के लिए, तो विकसित प्रथम 200 देशों में भी अमेरिका नहीं होगा। तो ऐसा विचार करने के लिए हमें मन की शक्ति चाहिए। इस मन की शक्ति से ही हम सही विचार कर सकते हैं, और सही विचार करने पर हमारे सामने बातें स्पष्ट हो सकती हैं। और एक बार ऐसी वैचारिक स्पष्टता आई और मानसिक स्वातंत्र्य आया, मानसिक स्वाधीनता आई, तो फिर हम सही मापदंड भी निर्माण कर सकते हैं। तो अर्थ क्षेत्र के प्रश्न अर्थ क्षेत्र के है ही नहीं, आर्थिक स्थिति के साथ संबंधित प्रश्न है, वो अर्थशास्त्र के प्रश्न ही नहीं है, वे सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रश्न हैं। और यदि व्यक्तिगत सामर्थ्य के रूप में देखें तो मानसिक दुर्बलता के प्रश्न हैं। मानसिक दुर्बलता के लिए पैसे अधिक कमाना चाहिए ऐसा नहीं है, अधिक पैसे, अधिक सुविधा, अधिक वस्तुएं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक मनोबल, मानसिक शक्ति के लिए स्वाध्याय, सत्संग, तप, संयम, अभ्यास आदि की ही आवश्यकता होती है। हम मन को ठीक करें तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। मन और बुद्धि ठीक है तो हमारी कृति ठीक होगी। मन, बुद्धि और कृति ठीक है तो सारा सामाजिक क्षेत्र भी ठीक हो जाएगा। शुरुआत हमारे मन से करने की आवश्यकता है। इतना हम समझें तो बहुत सारी बातें ठीक होती चली जाएगी। आज यही रुकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार। राम, सबको राम राम।